नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें न्यू बैचेज की इन्फॉर्मेशन की। इस न्यू बैचेज की इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाऊंगी जो आप देखिएगा। तो पहले बात करते हैं न्यू बैचेज की। हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। किसके लिए स्टार्ट हो रहे हैं? सभी जुडिशरी के लिए। क्यों? अब तो देखो सारे एग्जाम आने लग गए। अभी इस 2 के साथ ही सबके नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आने के लिए। टाइम आपके पास कम होते हैं। देखिए, स्टडी 2 तरह से होती है। एक होती है सेल्फ स्टडी और एक होती है कोचिंग में जाकर। कोचिंग में स्टडी करने से बेनिफिट क्या है कि रोज आपके पास एक रूटीन रहता है कि आप कर ही देंगे और आपको करना है। और घर बैठे आप सेल्फ स्टडी करते हो, थोड़ी देर मोटिवेट होते हो, फिर वापस वहीं आके अटक जाते हो, फिर मोटिवेट होते हो, फिर वहीं आके अटक जाते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 जनवरी से, और मॉर्निंग में भी हो रहा है और इवनिंग में भी हो रहा है। मॉर्निंग में जो टाइम है वो 8 o'clock का है, इवनिंग में जो टाइम है वो 5:30 का है। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 days आप क्लास में बैठ के देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ डेमो आपको पता है मैम कैसा पढ़ती है। ये 3 days आप रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करा के आप बैठिए, यानी पहले दिन फीस जमा कराने की जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन फी के साथ आप 3 days बैठिए और ये चेक कीजिए कि आपका ऑनलाइन कैसा चल रहा है, आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी है या नहीं। कई बार बच्चे फोन करते हैं ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा। राजस्थान सरकार ने अभी तक परमिशन नहीं दी है, और फिर हम लॉ वाले स्टूडेंट हैं, हम इसको क्यों करें, और छापे वापे पढ़ रहे हैं, पुलिस आ रही है, तो हमें लगे इग्नोर करते हैं। तो मैं कई बार बच्चों से कहती हूँ कि आप जोधपुर आके पढ़ोगे, हॉस्टल को पैसे दोगे ना, उतने में आपके घर पर बहुत अच्छा नेटवर्क लग सकता है और उस नेटवर्क से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह है। आप देखेंगे अभी कुछ वीडियोज आज इसके साथ ज्वाइन करूंगी, मैं ऐड करूंगी, जिसमें आप देखेंगे बच्चे डेली टास्क कैसे बना रहे हैं, डेली याद करके कैसे कर रहे हैं, किस तरह से मैं उनको नोट्स बनाना सिखा रही हूँ, वो नोट्स कैसे बना के भेज रहे हैं। टेस्ट कॉपी भी मैं इसके साथ अटैच करूंगी, जिससे आप देखोगे टेस्ट पेपर कैसे होते हैं, प्री के टेस्ट पे होते हैं, मेन के टेस्ट होते हैं। मतलब पूरी तरह से मेहनत होती है। आप घर के घर में, आपको अपनी मम्मी पापा की चिंता नहीं, वो आपके पास है। इवन तो मैं कुछ वीडियो भेजूंगी जहाँ मम्मी बच्चे को प्रैक्टिस करवा रही है, मम्मी प्रायवची पूछ रही है, बच्चा प्रायवची का रिप्लाई कर रहा है, यानी एक हेल्दी माहौल घर में रह रहा है और प्लस आपकी प्रिपरेशन हो रही है। आप में से कई बच्चों को लगता है नोटिफिकेशन आउट हो गया, मेरे पास समय कम है, तो आप दोनों टाइम बैठ सकते हैं। आपको लगता है दोनों टाइम 4 घंटे नहीं, तो कोई जरूरत ही नहीं, हमने तुम डिवाइड कर रखा है। सुबह 1 घंटे ले लीजिए, शाम को 1 घंटे ले लीजिए, दिन भर अपना काम कीजिए। साथ में ग्रामर की क्लासेस भी होती है। हाँ, फी थोड़ी हाई लगती है आपको, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं ना बेटा, और जब मेरी मेहनत देखते हैं, लिटरली आपके खुद के मुंह से निकलता है कि उतनी फी है ही नहीं जितनी आपकी मेहनत है। बहुत कम फीस है आपकी। उसके वीडियोस में मैं बताऊंगी, जो स्टूडेंट खुद कहते हैं कि मैं ज्वाइन करने से पहले हमें फील था कि फीस ज़्यादा है, लेकिन जब हमने आपसे पढ़ना शुरू किया तो हमें लगा कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, उतनी तो फीस आप ले ही नहीं रहे हो, आपकी फीस तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो फी को टेंशन ना कीजिए। देखिए, आप जज बनने जा रहे हो, जज की नौकरी करने जा रहे हो, सैलरी मिलेगी ना, तो सामने जो आपको बना रहा है वो अपनी मेहनत का फीस तो लेगा ना। और हम सब एडवोकेट है भाई, हम सब वकील साहब हैं, तो वकील साहब फी लेंगे। तो फी का अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी, आप देखिए कंफर्टेबल है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो इट्स ओके। आप लंबे चौड़े मैसेज भेजते हो मुझे व्हाट्सएप पर, फिर मैं आपका नंबर ब्लॉक करती हूँ, ऐसा क्यों? गलत है ना। ठीक है, आपने देखा फीस कंफर्टेबल लगा, ज्वाइन कीजिए, नहीं लगा इट्स ओके। ना मैं जबरदस्ती करूँगी ना आपको जबरदस्ती आना है, क्योंकि देखो हम सब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं कर पाते हैं। आपको मैंने अपना बताया था, कई जगह बताया था कि मैं भी इंडिया की वो लड़की, पढ़ो कमाओ, कमाओ और पढ़ो, और अपना लाइफ हमेशा ऐसे किया है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, स्ट्रगल किया तभी तो आज यहाँ पहुंची। बैठे बिठाए सब मिल जाता तो शायद यहाँ नहीं पहुंचती। जब स्ट्रगल कर रही थी तो बड़ा जी दुखता था, लेकिन आज मैं कहती हूँ अगर मेरी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो बेटा, सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है, सबके घर में प्रॉब्लम है, लेकिन उन सबसे आगे निकलना है हमें। और अब मैं कभी नहीं कहती मुझे ज्वाइन करे ही करे, कंफर्टेबल है तो ज्वाइन करें। मैंने ऐसे यूट्यूब पे कई वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ना सिखाया, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। बस इंस्टीट्यूट एक कंटिन्यूटी देती है। आप भूल जाते हो, 4 दिन पढ़ते हो, 40 दिन भूल जाते हो, वो कंटिन्यूटी मिलती है। तो आप नए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, 3 days के रजिस्ट्रेशन के साथ आप देख के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, उस वीडियो को देखिएगा कैसे हम प्रिपरेशन कराते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार लगता है पूरा एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज फीस भी हमारी डिफाइन की गई, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इसमें नंबर दे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप 3 days बैठ के देखिए, और आपको लगता है ज्वाइन करना तो देन उसको कंटिन्यू कीजिए। साथ में कुछ वीडियोज़ देखिए कैसे हम प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।
document not produced. Section 90, 30 years old document, and 98 5-year-old documents. किरण का है रश्मि, कर, मरीचि, प्रभा, अंशु, मयूख। किनारा, तट, तीर, कूल, कगार। कामदेव, मदन, मनोज, मन्मथ, अनंग, रतिपति, पुष्प, धनवा। कान, कर्ण, श्रोत, श्रवण, श्रुतिपुट। कीर्ति, यश, यश, प्रसिद्धि, ख्याति। कमल, जलज, सरोज, नीरज, अरविंद, राजीव, शतदल, इंदिवर, फुंडरिक। Preamble of the Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. गुड इवनिंग मैम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 2A सिक्किम का संघ के साथ सहयोग किया जाना। 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन। 4 पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक पारिणामिक विषयों के संबंध में उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के दिन बनाई गई विधियाँ। 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना। 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। 12 स्टेट की डेफिनेशन। 13 मूल अधिकार से असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों। 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। 14 विधि की समक्ष समता। 15 धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यताकांत। 18 उपाधियोकांत। 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 कुछ दशाओं में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिषेध। 24 कारखाना उद्यम बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। 25 अंतःकरण की और धर्म का बाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
Section 20 other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises. Section 21 objections to jurisdiction. Section 21A bar on suit to set aside the decree for objection as to place of suing. Section 22 power to transfer the suits where matters are instituted in more than one court. Section 23 to what court application lies. આમુખ અમે ભારતના લોકો ભારતને એક સાર્વભૌમ સમાજવાદી બિનસાંપ્રદાયિક લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરવાનો તથા તેના સર્વ નાગરિકોને સામાજિક આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય વિચાર અભિવ્યક્તિ માન્યતા ધર્મ અને ઉપાસનાની સ્વતંત્રતા દરજ્જા અને તકની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેમ કરવાનો તથા તેઓ સર્વમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડતા સુદૃઢ કરે તેવી બંધુતા વિકાસવાનો ગંભીરતાપૂર્વક સંકલ્પ કરીએ છીએ. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं. गुड आफ्टरनून मैम थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने अपनी डॉटर्स का सही में एक माँ अपने बच्चों के लिए तो करती है, लेकिन मैम सीरियसली मैंने कभी ऐसा टीचर नहीं देखा कि जो अपने बच्चों के प्रति इतना कंसर्न दिखाए और पढ़ाई के साथ साथ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी साथ दे. सीरियसली मैम हम पर्सनली मैं बताती हूँ, मैं पर्सनली आपके साथ वहाँ बैठी नहीं हूँ, लेकिन आप ऑनलाइन से मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आपके साथ हूँ हर टाइम. मैम मैं कभी भी आपका स्टेटस देखती हूँ तो कुछ ना कुछ तो नॉलेजेबल मिलता ही मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि अब मेरे को भी करना है. सीरियसली मैम थैंक यू. और मैम आज डॉटर्स डे के ऊपर आपने अपने संडे है आज सर घर पे होंगे, लेकिन आपने एक टाइम निकाला मैम उसके लिए. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunities and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give. Part 4 Indian Constitution, Directive Principle of State Policy, Article 36 से 51. Article 36 बात करता है Definition of State. Article 37 बात करता है इस भाग में अंतर्विष्ट ओपंदों का लागू होना. Article 38 बात करता है सामाजिक अभिवृद्धि, लोक कल्याण व्यवस्था, सामाजिक अभिवृद्धि के लिए. Article 39 बात करता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व. Article 39 बात करता है फ्री लीगल एक्ट 42 नवंबर 1976 से ऐड हुआ था. Article 40 बात करता है ग्राम पंचायतों का संगठन. आर्टिकल 41 बात करता है काम, शिक्षा, रोजगार आदि के बारे में उपबंध. फिर उसके बाद आर्टिकल 42 बात करता है मैटरनिटी रिलीफ. आर्टिकल 43 बात करता है उद्योगों में आर्टिकल 43 बात करता है कर्मकारों में निर्वाह मजदूरी आदि. आर्टिकल 43A बात करता है उद्योगों में कर्मकार आदि. फिर उसके बाद आर्टिकल 43B बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो 97 अमेंडमेंट 2011 में ऐड हुआ
था। उसके बाद आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 बात करता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए देखरेख और शिक्षा व्यवस्था। आर्टिकल 46 बात करता है SC/ST दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी उपबंध। आर्टिकल 47 बात करता है जीवन स्तर व पोषण स्तर। आर्टिकल 47A बात करता है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। आर्टिकल 48 बात करता है कृषि व पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48A बात करता है पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन। फिर उसके बाद आर्टिकल 49 बात करता है आर्टिकल 49 बात करता है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक व उनकी सुरक्षा व संरक्षण। आर्टिकल 50 बात करता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था सुरक्षा में अभिवृद्धि। लिमिटेशन एक्ट 1963 Section 2 Definitions 2A Applicant 2B Application 2C Bill of Exchange 2D Bond 2E Defendant 2F Easement 2G Country Foreign Country 2H Good Faith 2I Plaintiff 2J Period of Limitation 2K promissory note 2L shoot 2M tort 2N trustee. Thank you. Transfer of Property Act 1882, Asset 17 February 1882 and Enforcement 1st July 1882, Act number 4, total number of chapters 8 and total number of sections 137. Chapter number 1 Preliminary 1 to 4, Chapter number 2 Transfer of Property 5 to 53A, Chapter number 3 Sale 54 to 57, Chapter number 4 Mortgage 58 to 104, Chapter number 5 Lease 105 to 117, Chapter number 6 Exchange 118 to 121, Chapter number 7 Gift 122 to 129 and Chapter number 8 Actionable Claim 130 to 137. Thank you. And Section 159 testimony to be stated in document in under Section 159. So witness may testify the fact he has written in the document. Then Section 160, right of the adverse party to refresh the memory. 162, production of document. 163, giving of evidence which are produced on notice. And 163, using as evidence which are not produced on notice. Then Section 165, judges power to put any question. So judges will have the inherent power. और ऐसा ही हमने पढ़ा था Section 482 CRPC में. फिर बट एक्सेप्शंस आर देयर. सेक्शन 121 से 131 में जजेस में नॉट आस्क एंड सेक्शन 148 से 149 में भी एक्सेप्शन है. देन सेक्शन 166 जूरीज पावर टू पुट अ क्वेश्चन. CPC Section 1 Short Title Commencement Extension. Section 2 Definition. Section 3 Subordination of Court. Section 4 Savings. Section 5 Revenue Code. Section 6 Pecuniary Jurisdiction. Section 7 Provincial Small Causes Court. Section 8 Presidential Small Causes Court. Section 9 Court to try all civil suits unless barred. Section 10 Stay of suit. Section 11 Res Judicata. Section 12 Bar to further suit. Section 13 Foreign judgment is not conclusive. Section 14 Presumption as to foreign judgment. Section 15 Court by which should to be instituted. 16 should to be instituted where subject matter situated. 17 shoots for immovable property where shoots for immovable property situate within the jurisdiction of different courts. 18 uncertainty. 19 shoots for compensation to body and movable property. 20 other shoots to be instituted where defendant resides and cause of action arises. 21 objection to jurisdiction. 21A bar on shoot to set aside decree. दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 अधिनियम क्रमांक 5 ही एकूण 11 भागांमध्ये आणि एका अनुसूचीमध्ये विभागलेली आहे. एकूण 11 भागांमध्ये 158 कलमे तसेच एका अनुसूचीमध्ये 51 नियम आहेत.
याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 1909 रोजी झाली. प्रारंभिक कलम 1 ते 8 भाग 1 सर्वसाधारण दावे कलम 9 ते 35 ब. भाग 2 अंमलबजावणी कलम 36 ते 74. भाग 3 अनुषंगिक कार्यवाही कलम 75 ते 78. भाग 4 विशिष्ट प्रकरणातील दावे कलम 79 ते 88. भाग 5 विशेष कार्यवाही कलम 89 ते 93. भाग 6 पूरक कार्यवाही कलम 94 ते 95. भाग 7 मूळ हुकुमनाम्याविरुद्ध अपिले कलम 96 ते 112. भाग 8 निर्देशन पुनर्विलोकन व पुनर्निरीक्षण कलम 113 ते 115. भाग 9 न्यायिक आयुक्तांचे न्यायालय सोडून अन्य उच्च न्यायालयांच्या संबंधित विशेष तरतुदी कलम 116 ते 120. भाग 10 नियम 121 ते 131. भाग 11 किरकोळ कलम 132 ते 158. आता है कि फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नॉट टू बी प्रूव. सेक्शन 57 जिनका जुडिशियल नोटिस है उन्हें प्रूव नहीं करेंगे. सेक्शन 58 जो एडवर्स पार्टी के द्वारा एडमिट किया गया है उन्हें प्रूफ नहीं करेंगे. सेक्शन 59 ओरल एविडेंस एडमिसिबल है. सेक्शन 60 उनका ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए. सेक्शन 61 proof of documents proof of contents of documents. Section 62 primary evidence. Section 63 secondary evidence. Section 64 proof of primary documents. Section 65 cases in which secondary evidence can be proved. Section 65 electronic record. 65A section 65B admissibility of electronic. Section 66 rule as to notice to produce. Section 67 proof of signature and handwriting. 67A proof of electronic signature. 68 proof of execution of document. 69 proof where attesting witness is not found. 70 admission of execution by party. 71 proof when attesting witness denies. 72 proof of document not to be attested. 73 comparison of signature and handwriting. 73A proof as to verification of digital signature. 74 public document. 75 private document. 76 certified copies of public document. 77 document by production of certified copies. 78 proof of other official documents. Presumption as to documents. Section 79 presumptions of certified copies. Section 80 presumption document produced as record of evidence. 81 newspaper private act of parliament and other documents. 81A in electronic forms. 82 document admissible in England without proof of seal and signature. 83 maps or plan made by authority of government. Section 84 collections of law and report of decisions. Section 85 power of attorney. Section 85A electronic agreement. Section 85B electronic record and electronic signatures. 85C electronic signature of certificate. Section 86 certified copy of foreign judicial records. Section 87 books, map and charts. Section 88 telegraphic messages. Section 88A electronic messages. 86 document not produced. CPC section 1 to 50. Section 1 short titles and preliminary. Section 2 definition. Section 3 subordination of post. Section 4 savings. Section 5 revenue codes. Then section 6 pecuniary jurisdiction. Section 7 provincial small cause code. Then section 8 presidency small cause code. Section 9 court to try all the civil suits unless barred. Section 10 stay of suit. Section 11 res judicata. Section 12 bar to further proceeding. Then section 13 foreign courts not conclusive. Then section 14 presumption as to foreign judgment. Section 15 मेरी मम्मी SVLC की स्टूडेंट है और वो उर्मिला मैम से पढ़ती हैं. मैंने मेरी मम्मी के साथ उर्मिला मैम से प्रीएम्बल सीखा है जिसको आज मैं उर्मिला मैम को सुनाना चाहता हूँ.
The Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of work, opportunity among them, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, of the unity and integrity of the nation. In our continent assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact, and give to ourselves the Constitution. Thank you, Urmila ma'am. थैंक यू मैम। मेरे साथ मेरे बच्चे भी आपसे सीख रहे हैं। के बारे में उपधारणाएं सेक्शन 79 से 90A। सेक्शन 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। सेक्शन 80 साक्ष्य के अभिलेख के रूप में पेश किए गए दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। सेक्शन 81 राजपत्रों, मानचित्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों के दस्तावेज के बारे में उपधारणाएं। 81A इलेक्ट्रॉनिक राजपत्रों के बारे में उपधारणाएं। 82 मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। 83 सरकार के प्राधिकार के बारे में मानचित्रों, रेखांकों के बारे में उपधारणाएं। सेक्शन 84 विधियों के संग्रह के विनिश्चयों के बारे में उपधारणाएं। सेक्शन 85 पावर ऑफ अटर्नी के बारे में उपधारणाएं। सेक्शन 85A इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणाएं। सेक्शन 85B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और अंकीय हस्ताक्षर के बारे में उपधारणाएं। 85C इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणाएं। 85C विदेशी न्यायिक अभिलेख के प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणाएं। 87 पुस्तकों, मानचित्रों, चार्टों के बारे में उपधारणाएं। 88 तार संदेशों के बारे में उपधारणाएं। 88A इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणाएं। 89 पेश न किए गए दस्तावेजों के प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणाएं। 90 सेक्शन 90 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। 90A 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणाएं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यह 1974 का एक्ट नंबर 2 है और 25 जनवरी 1974 को इस पर हस्ताक्षर हुए और 1 अप्रैल 1974 को यह लागू हुई। इसमें 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शन हैं। चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक सेक्शन 1 से सेक्शन 5। चैप्टर नंबर 2 दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन सेक्शन 6 से 25A। चैप्टर नंबर 3 दंड न्यायालयों की शक्ति सेक्शन 26 से 35। चैप्टर नंबर 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ एवं जनता द्वारा पुलिस को सहायता सेक्शन नंबर 36 से 40। चैप्टर नंबर 5 है व्यक्तियों की गिरफ्तारी सेक्शन 41 से 60A। चैप्टर नंबर 6 है हाजिर होने को विवश करने हेतु आदेशिकाएँ जो कि सेक्शन 61 से 90। चैप्टर नंबर 7 है दस्तावेजों की प्रस्तुतिकरण हेतु आदेशिकाएँ सेक्शन 91 से 105। चैप्टर नंबर 7A है व्यतिकारी व्यवस्था के बारे में जो सेक्शन 105A से 105L तक है। चैप्टर नंबर 8 है परिशांति कायम रखने हेतु प्रतिभूति जो कि 106 से 124 है।
चैप्टर नंबर 9 है भरण पोषण के संबंध में, सेक्शन 125 से 128 है। चैप्टर नंबर 10 है लोक व्यवस्था एवं परिशांति बनाए रखने के बारे में, सेक्शन 129 से 148। चैप्टर नंबर 11 है पुलिस के निवारक कार्य, सेक्शन 149 से 153। चैप्टर नंबर 12 है पुलिस को इत्तला एवं अन्वेषण की प्रक्रिया, जो कि 154 से 176 है। चैप्टर नंबर 13 है जांचों एवं विचारणों के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में, जो सेक्शन 177 से 189 है। चैप्टर नंबर 14 है कि कार्रवाइयाँ प्रारंभ करने हेतु अपेक्षित शर्तें संज्ञान के बारे में है, सेक्शन 190 से 199। सेक्शन 190 से 199। चैप्टर नंबर 15 है परिवाद के मजिस्ट्रेटों से परिवाद, सेक्शन 200 से 203। सेक्शन नंबर 16 है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, 204 से 210। सेक्शन नंबर 17 है आरोप, 211 से 224। चैप्टर नंबर 18 है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, जो 225 से 237। चैप्टर नंबर 19 है मजिस्ट्रेटों के समक्ष वारंट मामलों में विचारण, जो कि सेक्शन 238 से सेक्शन 250 तक है। चैप्टर नंबर 20 है समन विचारण, जो कि सेक्शन 251 से 259 है। चैप्टर नंबर 21 है संक्षिप्त विचारण, जो 260 से 265 तक है। चैप्टर नंबर 21A है अभिभाग चर्चा प्ली बार्गेनिंग के संबंध में, जो 265A से 265L तक है। चैप्टर नंबर 22 है कारागार में परिरुद्ध एवं निरुद्ध कैदियों की हाजिरी के संबंध में, जो सेक्शन 266 से 271। और चैप्टर नंबर 23 है जांचों एवं विचारणों के संबंध में साक्ष्य, जो सेक्शन 272 से 299 तक है। चैप्टर नंबर 24 है जांचों एवं विचारणों के संबंध में साधारण उपबंध, जो कि सेक्शन 300 से 327 तक है। चैप्टर नंबर 25 है विकलचित व्यक्ति के बारे में, जो 328 से 339 तक है। चैप्टर नंबर 26 है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जो कि सेक्शन 340 से 352 तक है। चैप्टर नंबर 27 है निर्णय, जो कि 353 से 300 सेक्शन नंबर 353 से 365 तक है। चैप्टर नंबर 28 है चैप्टर नंबर 28 है कि मृत्यु दंडादेशों के पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत करना, जो 366 से 371 तक है। चैप्टर नंबर 29 अपील है, जो 372 से 394 है। चैप्टर नंबर 30 निर्देश एवं पुनरीक्षण के संबंध में, जो 395 से 405 तक है। चैप्टर नंबर 31 है जो आपराधिक मामलों के अंतरण के बारे में है, जो 406 से 412 तक है। चैप्टर नंबर 32 जो है दंडादेशों के निलंबन, परिहार, निष्पादन और लघुकरण के बारे में है, जो 413 से 435 तक है। चैप्टर नंबर 33 जमानत और बंधपत्रों के उपबंध के बारे में है, जो 436 से 450 तक है। चैप्टर नंबर 34 संपत्ति के व्ययन के बारे में है, जो 451 से 459 तक है। चैप्टर नंबर 35 अनियमित कार्रवाइयाँ, जो 460 से 466 तक है 466 तक है। चैप्टर नंबर 36 है कुछ आपराधिक मामलों के संज्ञान लेने में परिसीमा, जो 467 से 473 तक है। और चैप्टर नंबर 37 है प्रकीर्ण, जो 474 से 484 तक है। ये पास हुआ है 1 जनवरी 1964 से ये लागू हुआ है। ये इसमें कुल 5 भाग हैं, 32 सेक्शन है, 1 अनुसूची है। अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। बाद, अपील, आवेदन। बाद जो है आर्टिकल 1 से 113 तक है, अपील 114 से 117 तक है, आवेदन 118 से 137 तक है। इसमें कुल 137 आर्टिकल हैं। पार्ट 1 प्रारंभिकी, सेक्शन 1 और 2। पार्ट 2 बाद अपील आवेदनों की परिसीमा 3 से 11।
भाग 3 बाद अपील आवेदनों की परिसीमा की सगणना 12 से 24 तक। भाग 4 कब्जेदारा स्वामित्व का अर्जन 25 से 27 तक। भाग 5 प्रकरण 28 से 32 तक। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है। 2 में डेफिनेशन क्लोज है। 2A में आवेदक, 2B में आवेदन, 2C में विनिमय पत्र, 2D में बंद पत्र, 2E में प्रतिवादी, 2F में सुखाचार, 2G में विदेश, 2H में सद्भाव, 2I में वादी, 2I में वादी, 2J में परिसीमा काल या विहित काल और 2K में वचन पत्र, 2L में वाद, 2M में अपकृत्य, 2N में न्यासी। सेक्शन 3 में परिसीमा द्वारा वर्जन है। सेक्शन 4 में विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। सेक्शन 5 में कुछ दशाओं में बढ़ाया जाना, कुछ दशाओं में परिसीमा काल का बढ़ाया जाना। सेक्शन 6 में विधिक नियोक्ता। सेक्शन 7 में कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता। सेक्शन 8 में विशेष अपवाद। सेक्शन 9 में समय का निरंतर चलते रहना। सेक्शन 10 में न्यासी तथा प्रतिनिधियों की विरुद्ध वाद। 11 में जहाँ इस लिमिटेशन एक्ट का विस्तार है वहाँ संविदा के आधार पर वाद उठाया जाएगा। और 12 में विधिक कार्रवाइयों में लगी समय का अपवर्जन। 13 में अंकिंचन की दशा में वाद या अपील लाए जाने पर समय का अपवर्जन। 14 में सद्भावना पूर्वक कार्रवाई में लगी समय का अपवर्जन। 15 में अन्य कार्रवाई में लगी समय का अपवर्जन। 16 में जब अधिकार का प्रदूत होना किसी अधिकार के प्रदूत होने से पहले या उसकी मृत्यु होने पर क्या प्रभाव होगा वो। 17 में कपट या भूल का प्रभाव। 18 में लिखित अभिस्वीकृति। 19 में ऋण लेखे वसीयती संपदा या ब्याज लेखे का अभिस्वीकृति का प्रभाव। 19 में अन्य व्यक्तियों की तरफ स्वीकृति का प्रभाव अभिस्वीकृति। 21 में नए वादी या प्रतिवादी जोड़ने या प्रतिस्थापित करने का प्रभाव। 22 में चालू रहने या अपकृत्य की दशा में। 23 में प्रतिकर के बाद में अनुचित लाभों के बारे में। 24 में गिग्रेनियन कैलेंडर। 25 में सुखाचार द्वारा त्रिभोग का अर्जन। 26 में अंशेवी संपत्ति का त्रिभोगी की तरह। और 27 में संपत्ति के अधिकार का निर्वापित होना। 28 में रिपील है। 29 में व्यावृत्तियाँ हैं। 30 में इस एक्ट के जहां इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 का है उसके बीच कालावधि से कम है। और 31 में वर्जित लंबित वादों के बारे में। 32 रिपील है। अनुसूची 1 में बाद आर्टिकल 1 से 113 तक है, जिसमें लेखा संबंधी वाद आर्टिकल 1 से 5 तक है। संविदा संबंधी वाद 6 से 55 तक है। घोषणा संबंधी बात 56 से 58 तक है। डिग्री और लिखित संबंधी बात 59 से 60 तक है। और अचल संपत्ति के बारे में ये जो 5 वाद है डिग्री लिखित तक, यहाँ इनकी टाइम पीरियड 3 वर्ष होगा। अचल संपत्ति के बारे में 61 से 67 तक है। चल संपत्ति के बारे में 68 से 71 तक है। फिर अपकृत्य के बारे में 72 से 91 तक है। न्यासी 92 से 96, प्रकरण 97 से 112 तक। और फिर अन्यवाद 113 में है। अपील 114 से 117 तक है, जिसमें डे बता रखे हैं 360 और 90 डेज। और फिर आवेदन है 118 से 137 तक। 118 से 133 तक 134 तक तो डेज के बारे में। और 135 से 137 तक ईयर्स है, जिसमें आर्टिकल 137 में 3 ईयर्स है और आर्टिकल 113 में 3 ईयर्स है। यह एक लैक्सफोरी लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है और यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि राज्य के में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। और मतलब कि विधि जो है जागरूक व्यक्तियों की मदद करेगी, सुसुप्त व्यक्तियों की नहीं। इसमें सबूत का भार वादी पर होता है और इसमें परिसीमा का तर्क कभी भी किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है। इसका उद्देश्य समेकन और संशोधन करना है। विधि का समेकन और संशोधन करना है। धन्यवाद। सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रारंभिक जो है सेक्शन 1 से 8 में दिया गया है और इसका भाग 1 जो है साधारणतः वादों के विषय में अधिकारिता और पूर्व न्याय, जो कि सेक्शन नंबर 9 से 35B तक दिया गया है। इसे हम आगे भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है अधिकारिता और पूर्व न्याय जो सेक्शन 9 से 14। दूसरा है वाद संस्थित करने का स्थान क्या होगा, सेक्शन 16 से 20। फिर है आक्षेप जो कि सेक्शन 21A में है आक्षेप। उसके बाद ये मामले का अंतरण सेक्शन 22 से 25। फिर है वाद संस्थित करना सेक्शन 26। सेक्शन 27 कहता है सम्मान एवं प्रकटीकरण सेक्शन 27 से सेक्शन 32। फिर है निर्णय और डिक्री सेक्शन 33। फिर ब्याज सेक्शन 34 और फिर खर्चे हैं सेक्शन 35 से 35B। भाग 2 निष्पादन जो कि सेक्शन 36 से 74 तक है, जिसे भी हम कई भागों में डिवाइड करेंगे।
पहला भाग है साधारण जो सेक्शन 36 और 37 है। फिर है निष्पादन करने वाले न्यायालय जो कि सेक्शन 38 से 46 है। फिर वे प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय करेंगे, सेक्शन 47 है। फिर निष्पादन की समय सीमा सेक्शन 48 में है। फिर अंतरिती और विधिक प्रतिनिधि जो सेक्शन 49-50 में है। फिर है निष्पादन की प्रक्रिया सेक्शन 51 से 54 है। फिर गिरफ्तारी और निरोध है सेक्शन 55 से 59। फिर सेक्शन 60 से 64 है डिक्री और कुर्की, सेक्शन 60 से 64 कुर्की और सेक्शन 65 से 67 है विक्रय और सेक्शन 68 से 72 है कि स्थावर संपत्ति के निष्पादन के संबंध में मामला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाना। सेक्शन 73 है आस्तियों का वितरण और सेक्शन 74 है कि निष्पादन की कार्रवाई में प्रतिरोध। भाग 3 जो कि आनुषंगिक कार्रवाइयाँ कमीशन है जो सेक्शन 75 से 78 है। भाग 4 जो कि विशिष्ट मामलों में वाद जो कि सेक्शन 79 से 88 है, जिसे हम आगे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है कि सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध या किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद जो सेक्शन 79 में है, सेक्शन 79 से सेक्शन 82 में है। फिर है राजदूतों के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद जो सेक्शन 83 से 87A में है। सेक्शन 87B जो कि भूतपूर्व भारतीय शासकों के विरुद्ध वाद है और सेक्शन 88 है जो कि अंतराभिवाची वाद के बारे में बात करता है और इसके साथ हम ऑर्डर 35 पढ़ते हैं। भाग 5 है विशेष कार्रवाइयाँ जो कि सेक्शन 89 से सेक्शन 93 तक है, जिसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है सेक्शन 89 से 93। पहला भाग है इसका ADR जो कि सेक्शन 89 है। दूसरा भाग है विशेष मामला, इसे फ्रेंडली सूट भी कहते हैं, सेक्शन 90। तीसरा भाग है कि लोक न्यूसेंस या लोक पर प्रभाव डालने वाले दोषपूर्ण कार्य जो कि सेक्शन 91 से 93 में दिए गए हैं। भाग 6 है अनुपूरक कार्रवाइयाँ जो सेक्शन 94 और 95 में दी गई है। भाग 7 अपील हैं जो कि सेक्शन 96 से 112 में दी गई है, इसे भी हम 4 आगे भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट अपील जो कि सेक्शन 96 से 99A में है। सेकंड अपील जो कि सेक्शन 100 से 103 में है। आदेशों की अपील जो कि सेक्शन 104 से 106 में है। फिर अपील के संबंध में विशेष उपबंध जो सेक्शन 107 और 108 में है। फिर है उच्चतम न्यायालय में अपील जो कि 109 से 112 तक है। आगे है भाग 8 जिसमें निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। निर्देश सेक्शन 113 और ऑर्डर 46, पुनर्विलोकन सेक्शन 114 ऑर्डर 47 और पुनरीक्षण सेक्शन 115। भाग 9 है उन उच्च न्यायालयों के बारे में विशेष जो कि न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं है, जो कि सेक्शन 113 से 120 है। भाग 10 नियम है जो 121 से 131 है और भाग 11 जो है प्रकीर्ण है जो सेक्शन 132 से 158 है। हेलो मैम, मैं इस वीडियो में चैप्टर 1 ऑफ CRPC जिसमें सेक्शन 1 to 5 है वो एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट इज अबाउट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। इसका टाइटल जो रहेगा वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रहेगा। इसका जो एक्सटेंट रहेगा वो ऑल ओवर इंडिया में रहेगा एक्सेप्ट टू नागालैंड एंड इट्स ट्राइबल एरिया। एंड इसका जो कमेंसमेंट रहेगा वो 1 अप्रैल 1974 का कम इनटू फोर्स रहेगा। सेकंड जो आता है उसमें आती है डेफिनेशन फर्स्ट जो है दैट इज टू A that is bailable offense, कोई भी offense which can be bailed by the first schedule of this law और by any other law for time being in force, जो भी बेल करवाया जा सकता है। सेकेंड वन जो रहेगा इसका चार्ज रहेगा। चार्ज कम्स इनटू मतलब जो चार्ज कंसिस्ट एनी हेडिंग और मोर देन वन हेडिंग, ठीक है। मतलब एक चार्ज लगा है या मोर देन वन चार्ज लगा है तो वैसे उतनी सारी हेडिंग्स। फिर आफ्टर दैट जो आता है वो आएगा C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। Cognizable offense means which is comes into the cognizable case and जहाँ पर उसको without warrant arrest किया जा सकता है and which is prescribed also in first schedule of by this law.
फिर जो आता है वो आता है डी. डी मीन्स कोई भी कंप्लेन टू अ मजिस्ट्रेट, इट मे बी रिटन और ऑरल, हो सकता है उसको नॉन हो या फिर अननॉन हो, जो किसी ऑफेंस के लिए करते हैं मजिस्ट्रेट को, दैट इज कम्स इनटू अ कंप्लेंट. ई इज फॉर हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के ई के अंदर है, उसके 3 क्लोज दिए गए हैं. फर्स्ट इज अबाउट स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट होता है. सेकंड इज अबाउट यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो हाई कोर्ट होता है. थर्ड इज अगर किसी यूनियन टेरिटरी में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है तो अदर देन जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट, मीन्स लाइक एज दिल्ली. फिर जो आता है एफ में आता है इंडिया. एंड इंडिया में ऐसा कहा है कि मतलब जहाँ तक इस कोड का एक्सटेंट है दैट कम्स इनटू द इंडिया, इसकी डेफिनेशन के लिए एफ. एंड जी के अंदर आता है इंक्वायरी. इंक्वायरी मीन्स टू अदर देन ट्रायल, जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट हेल्ड करवाता है. एच में आता है इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन मीन्स टू जो हेल्ड करता है पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट, कोई पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए अदर देन मजिस्ट्रेट, मतलब वो खुद नहीं करेगा. और ये होती कलेक्शन ऑफ द एविडेंस के लिए है. आई मतलब प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग. जुडिशियल प्रोसीडिंग में आएंगे फॉर द मतलब ऑन द ऑरल और ऑथ, जो कलेक्शन ऑफ द एविडेंस के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग होती है सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही आएगी. ये हो गया आई. जे के अंदर आएगा लोकल ज्यूरिडिक्शन. लोकल ज्यूरिडिक्शन मतलब जहाँ तक मजिस्ट्रेट की पावर है उसको एक्सटेंड कर सकता है, यूज़ कर सकता है. और ये जो लोकल ज्यूरिडिक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है. एंड जे के फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो सेक्शन 8 में डिफाइन है. और डीम और डीम्ड टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया एज पर सेक्शन 8. एंड के एल में मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिनको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. और एम में है नोटिफिकेशन विच इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिशियल गजेट. एंड एन में होता है एन ऑफेंस, जो कि इस कोड के अंदर और या फिर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स जो भी लगा हुआ है उसके अंदर ऑफेंस को डिफाइन किया गया है. लाइक क्रिमिनल ट्रेसपास 1971 की सेक्शन 20 में भी इसको डिफाइन किया गया है. ओ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस जो होता है अगर वो वैकेंट है तो नॉट द बिलो द रैंक ऑफ द कांस्टेबल जो होता है दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस. पी फॉर प्लेस है. इसमें 5 जगह बताई है. फर्स्ट इज हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल. एंड क्यू मीन्स टू प्लीडर. प्लीडर मतलब कोई भी कोर्ट के द्वारा इन दिस कोड और एनी टाइम बीइंग इन फोर्स, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए उस कोर्ट में ऑथोराइज किया गया है वो कर सकता है. दैट इज कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ द प्लीडर. R means to police report. Police report which is submitted by the police to the magistrate under section 173(2). S means to police station. पुलिस स्टेशन जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो पुलिस के लिए स्पेस जो डिफाइन करती है उसके बैठने के लिए, उसके जुरिडिक्शन के लिए, दैट इज कम्स इनटू द पुलिस स्टेशन. टी में है प्रेस्क्राइब्ड. प्रेस्क्राइब्ड मीन्स टू प्रेस्क्राइब विच by the rule by this code. And यू मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो है जो अंडर सेक्शन 24 डिफाइन किया गया है. डब्ल्यू जो है दैट इज कम्स फॉर द समन केस. मतलब वो केस जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है. WA दैट इज एडेड इन दिस डेफिनेशन वाज एडेड इन amendment in 2009. अमेंडमेंट इन 2009. कोई भी पर्सन जिसको लॉस या इंजरी हुआ है बाय द एक्यूज्ड तो वो विक्टिम होगा, वो खुद या फिर उसके रिलेटिव्स. एंड उसके बाद में एक्स के अंदर है वारंट केस, जिसमें जो पनिशमेंट रहेगी वो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस एंड 2 ईयर से ज़्यादा की है, इन कोई भी कैटेगरी की है तो दैट इज कम इनटू वारंट केस.
एंड वाई, मतलब जो भी अगर कुछ यहाँ पर छूटा है तो आप आईपीसी से ले लीजिए डेफिनेशन, अगर कुछ बाकी रह गया तो। फिर आता है सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। उसके क्लोज 4 में ये बात की गई है कि मतलब जो वर्किंग जो स्टार्ट होगी दैट विल बी बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड आफ्टर दैट वहाँ पर जो काम करेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। इनिशिएशन बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एंड फोर्थ इज ऑफ मतलब जो है दिस इज अप्लीकेबल टू आईपीसी एंड एनी अदर लॉ। मतलब आईपीसी के अंदर जहाँ जहाँ बताया गया है आईपीसी पर जो है इस लॉ का एप्लीकेशन रहेगा। फिफ्थ इज अबाउट टू सेविंग्स। सेविंग्स मीन्स टू जहाँ जिनके खुद के लॉज बने हुए हैं, कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, तो वहाँ पर इसका एक्सटेंट नहीं होएगा। थैंक यू।